कंबल है जो पृथ्वी के चारों ओर है गुरुत्वाकर्षण की वजह से। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जिनसे हम इसकी बनावट और परतों को समझेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ गैसों का मिश्रण भर नहीं है, ये हमारे ग्रह के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पृथ्वी का तापमान सही रखता है और जैसा हम अभी बात करेंगे, ओजोन परत के जरिए हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बचाता है। हाँ, वो तो है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके संगठन से। मतलब ये किन चीजों से बना है, सबसे ज्यादा क्या है इसमें? देखिए, इसमें मुख्य रूप से तो नाइट्रोजन है, करीब करीब 78%, और फिर जाहिर है ऑक्सीजन लगभग 21%। ऑक्सीजन, हाँ, जीवन के लिए जरूरी। बिल्कुल। और उसके बाद आर्गन है, वो भी लगभग 1% के आसपास, मतलब 0.93%। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जो आजकल काफी चर्चा में रहती है, वो करीब 0.04% है। और बाकी कुछ और गैसें भी हैं? हाँ, और भी हैं, जैसे नियॉन, हीलियम, मीथेन, ओजोन, कई सारी हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। अच्छा, तो क्या ये जो मात्राएं हैं ये हमेशा एक जैसी रहती हैं या बदलती भी हैं? ये अच्छा सवाल है। देखिए, कुछ कैसे हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, इनकी मात्रा लगभग स्थिर रहती है, तो इन्हें हम स्थायी गैसें कह सकते हैं। अच्छा, स्थायी। हाँ, लेकिन कुछ और हैं जैसे कि पानी की भाप, मतलब जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, इनकी मात्रा जगह और समय के हिसाब से बदलती रहती है, तो ये अस्थायी गैसें हुई। और इन सब का अपना अपना काम है? बिल्कुल, हर गैस की अपनी भूमिका है। ऑक्सीजन, जैसा आपने कहा, जीवन के लिए जरूरी है और जलने में भी मदद करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी को रोककर पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है। हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट। वही। और ओजोन, जैसा हमने शुरू में कहा, वो यूवी किरणों को सोख लेती है। नाइट्रोजन का भी अपना पूरा चक्र है जो संतुलन बनाए रखता है। समझ गई। तो ये सारी गैसें मिलकर पृथ्वी के चारों ओर एक संरचना बनाती हैं। परतों वाली संरचना है ना, तापमान और दबाव के आधार पर। एकदम सही। ये परतें ही वायुमंडल को दिलचस्प बनाती हैं। तो चलिए सबसे नीचे से शुरू करते हैं, जहां हम सब रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहली परत वो है क्षोभ मंडल, अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। इसकी औसत ऊंचाई करीब 13 किलोमीटर मान लीजिए, लेकिन ये ध्रुवों पर थोड़ी कम होती है, करीब 8 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर ज्यादा ऊंची, करीब 18 किलोमीटर तक भी हो सकती है। और यहीं पर सारा मौसम का खेल होता है, बादल, बारिश, आंधी, तूफान, सब कुछ। हाँ, लगभग सारी मौसमी घटनाएं इसी परत में होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, ठंडी होकर नीचे आती है, मतलब लगातार एक मूवमेंट, एक संवहन चलता रहता है। अच्छा, इसीलिए इसे संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। बिल्कुल सही। और एक और खास बात, इसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान गिरता जाता है। औसतन हर किलोमीटर पर करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसे सामान्य पतन दर कहते हैं। ओहो, काफी तेजी से ठंडा होता है। हाँ, और पानी की भाप, धूल के कण, ये सब भी ज्यादातर इसी परत में मिलते हैं। और वो तेज हवाएं, जेट स्ट्रीम्स, वो भी यहीं बहती हैं। ठीक है। और इस परत के ऊपर क्या है, मतलब इसकी सीमा? उसे क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज कहते हैं। ये एक क्षोभ मंडल और अगली परत के बीच एक तरह की बाउंड्री है। यहाँ तापमान गिरना बंद हो जाता है, लगभग स्थिर सा हो जाता है। अच्छा, तो क्षोभ सीमा पार करते ही हम पहुंच जाते हैं समताप मंडल में। हाँ जी, स्ट्रेटोस्फीयर। हाँ जी। अब हम आ गए समताप मंडल में। ये करीब 12 किलोमीटर से शुरू होकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। और यहाँ मौसम नहीं होता? नहीं। सुना है हवाई जहाज यहीं उड़ते हैं। सही सुना है। यहाँ हवा बहुत स्थिर होती है, मतलब बादल, तूफान जैसी चीजें लगभग नहीं होती। इसीलिए जो लंबी दूरी के जेट विमान हैं वो यहीं उड़ना पसंद करते हैं, स्मूथ राइड के लिए। और सबसे जरूरी चीज, ओजोन परत, वो भी यहीं है ना? अरे हाँ, बिल्कुल। ये समताप मंडल की सबसे बड़ी खासियत है। करीब 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच ओजोन गैस की एक मोटी परत है। और ये परत सूरज से आने वाली ज्यादातर खतरनाक पराबैंगनी यानी यूवी किरणों को सोख लेती है। ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, स्रोत में इसे मुक्ताब मेघों की जननी भी कहा गया है। ये क्या है? हाँ, ये खास तरह के बादल होते हैं, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स। ये बहुत ऊंचाई पर और बहुत ठंडे तापमान में बनते हैं, ज्यादातर ध्रुवीय इलाकों में। समताप मंडल में ही बनते हैं कभी कभी। दिलचस्प। चलिए और ऊपर चलते हैं। समताप मंडल के बाद 50 किलोमीटर से ऊपर, करीब 80 किलोमीटर तक
आता है मध्यमंडल यानी मीजोस्फीयर। इसकी खास बात यह है कि अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड गिरते हैं ना, हाँ, टूटते तारे जिन्हें कहते हैं। हाँ वही, वो ज्यादातर इसी परत में आके हवा के घर्षण से मतलब रगड़ से जलकर राख हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह से हमारी रक्षा करता है। वाह, और यहाँ भी कुछ खास बादल होते हैं? हाँ, गर्मियों में ध्रुवों के पास रात में चमकने वाले कुछ दुर्लभ बादल दिख सकते हैं। उन्हें निशिदीप्त बादल या नॉक्ट्युलेसेंट क्लाउड्स करते हैं। वो भी इसी परत में बनते हैं। अच्छा, अब 80 किलोमीटर से ऊपर आयनमंडल या तापमंडल, रेडियो तरंगे वगैरह? बिल्कुल, अगला है आयनमंडल, आयोनोस्फीयर, जिसे तापमंडल का ही निचला हिस्सा माना जाता है। ये करीब 80 से 640 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ तापमान फिर से बढ़ने लगता है ऊंचाई के साथ, और जैसा आपने कहा, यहाँ गैस के कण आयनित होते हैं, मतलब उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। और इसी वजह से रेडियो कम्युनिकेशन मुमकिन होता है? एकदम सही। ये जो आयनित कण हैं, ये रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर लौटा देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसी से हम दूर तक रेडियो सुन पाते हैं या बेतार संचार, वायरलेस कम्युनिकेशन कर पाते हैं। खासकर इसकी ई परत छोटी रेडियो तरंगों के लिए अहम है। और वो खूबसूरत लाइट्स, अरोरा। हाँ, अरोरा बोरियालिस और ऑस्ट्रेलियस, वो अद्भुत नज़ारा भी इसी आयनमंडल में होता है। जब सूरज से आने वाले आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराकर यहाँ के गैस कणों से मिलते हैं, तो ये रंगीन रोशनियां पैदा होती हैं। कमाल है। और सबसे आखिर में, सबसे ऊपर, सबसे बाहर 640 किलोमीटर से भी ऊपर है बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर, ये वायुमंडल की एकदम बाहरी सीमा है। यहाँ हवा इतनी कम है कि लगभग ना के बराबर। ये धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाती है। और सैटेलाइट्स वो यहीं होते हैं? हाँ, जो हमारे संचार उपग्रह वगैरह हैं, वो ज्यादातर इसी बाहरी परत में या इसके भी पार पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमारा वायुमंडल वाकई एक कमाल की चीज है। अलग अलग परतें, सबका अपना अपना खास काम। नीचे मौसम बनता है, ऊपर ओजोन बचाता है, फिर उल्कापिंड जलते हैं, रेडियो तरंगे लौटती हैं, और फिर उपग्रह घूमते हैं। बिल्कुल, क्षोभमंडल मौसम के लिए, समताप मंडल सुरक्षा और हवाई जहाजों के लिए, मध्यमंडल उल्काओं से बचाव, आयनमंडल संचार के लिए, और बहिर्मंडल अंतरिक्ष की शुरुआत। हर परत अपने आप में जरूरी है। ये पूरा सिस्टम कितना जटिल और हमारे अस्तित्व के लिए कितना अनिवार्य है, ये साफ दिखता है। हाँ, ये तो है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है। हम जानते हैं कि हर परत का अपना एक तय काम है। तो अगर हम इंसान अपनी गतिविधियों से, जैसे प्रदूषण से या किसी और तरह से, किसी एक परत को छेड़ते हैं, तो उसका असर सिर्फ उसी परत तक रहेगा, या फिर वो दूसरी परतों पर भी कुछ ऐसे असर डाल सकता है जिसके बारे में हमने सोचा भी ना हो? ये बहुत ज़रूरी सवाल है और सोचने वाली बात है, क्योंकि ये सभी परतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक जटिल सिस्टम का हिस्सा हैं। एक जगह बदलाव का असर कहीं और किसी अप्रत्याशित तरीके से दिख सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने वायुमंडल का कितना ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज हम पड़ताल कर रहे हैं वायुमंडलीय दाब और पवनों से जुड़े कुछ जरूरी स्रोतों की। ये भूगोल का एक दिलचस्प हिस्सा है। हाँ, कोशिश करेंगे समझने की कि ये हवा का दबाव यानी वायु दाब आखिर है क्या, बदलता कैसे है और कैसे ये पवनों को चलाता है। कुछ खास हवाओं पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वायु दाब। जी। सरल शब्दों में कहें तो ये बस हमारी धरती की सतह पर किसी भी जगह उसके ऊपर जो हवा है उसका वजन है। बिल्कुल, प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला भार। इसे नापते हैं मिलीबार में या पास्कल में भी। हाँ, दोनों इकाइयां चलती हैं। और समुद्र तल पर औसत दाब कितना होता है? लगभग 1013 मिलीबार, है ना? जी हाँ, 1013.25 मिलीबार। ये एक स्टैंडर्ड मान है और ये सबसे ज्यादा होता है समुद्र तल पर। अच्छा, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पहाड़ों पर मान लीजिए, तो दाब कम होता जाता है? हाँ, क्योंकि हवा कम होती जाती है ऊपर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हवा को नीचे खींचता है, तो नीचे हवा ज्यादा घनी होती है, दाब ज्यादा होता है। समझ गई। और वो नक्शों पर जो लाइनें होती हैं, आइसोबार? हाँ, समदाब रेखाएं। ये समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। इनसे हमें दाब का पैटर्न पता चलता है। और हाँ, बैरोमीटर। अगर रीडिंग तेजी से गिरे तो मतलब तूफान आने वाला है। जी, अक्सर ऐसा होता है। और अगर पहले गिरे फिर धीरे धीरे बढ़े तो बारिश की संभावना। लगातार बढ़ना मतलब साफ मौसम। दिलचस्प है। बिल्कुल। और ये दाब पूरी धरती पर एक जैसा नहीं है। भूमध्य रेखा के पास देखिए। हाँ, वहां बहुत गर्मी होती है, तो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है।
इससे वहां कम दाब का क्षेत्र बन जाता है। अच्छा, लो प्रेशर बेल्ट। जी, इसे विषुवतीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। यहाँ हवा ज्यादातर शांत रहती है, इसलिए इसे डोलड्रम या शांत कटिबंध भी कहते हैं। डोलड्रम्स, सुना है ये नाम। और फिर करीब 30-35 डिग्री अक्षांशों पर, उत्तर और दक्षिण दोनों में, वहां हवा नीचे उतरती है। तो वहाँ हाई प्रेशर बनेगा। हाँ, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां, इन्हें अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। अच्छा, हॉर्स लैटिट्यूड्स क्यों? वो एक पुरानी कहानी है। कहते हैं कि पुराने जमाने में नाविकों को अपने जहाज हल्के करने के लिए घोड़े समुद्र में फेंकने पड़ जाते थे इन शांत हवा वाले क्षेत्रों में। ओह, ये पेटियां हवा के नीचे उतरने से बनती हैं। मतलब जो हवा भूमध्य रेखा पर ऊपर उठी थी, वो ऊपर जाकर ठंडी होती है और फिर इन अक्षांशों पर नीचे उतरती है। अच्छा, अब हवा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जानी चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल, लेकिन वो सीधी नहीं जाती। क्यों? पृथ्वी घूम रही है। इस घूमने की वजह से एक आभासी बल लगता है जिससे कहते हैं कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, हाँ, सुना है। ये बल हवा को उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ मोड़ देता है और दक्षिणी गोलार्ध में? बाईं तरफ। फेरेल का नियम इसी पैटर्न को समझने में मदद करता है। तो मतलब हवा सीधी न जाके मुड़ जाती है? जी, और ये बल ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर लगभग 0। अच्छा, तो दाब का अंतर हवा चलाता है और कोरियोलिस बल उसे दिशा देता है। बिल्कुल सही। इसी से दुनिया की प्रमुख पवन प्रणालियां बनती हैं। हम इन्हें मोटे तौर पे बांट सकते हैं, है ना? स्थायी, सामयिक और स्थानीय पवनें। जी बिल्कुल। स्थायी पवनों में सबसे ज्यादा जानी मानी है व्यापारिक पवनें यानी ट्रेड विंड्स। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। ये उपोष्ण उच्च दाब पेटियों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं और इनका नाम व्यापारिक इसलिए पड़ा क्योंकि पुराने जमाने में व्यापारी इन्हीं हवाओं के सहारे समुद्री जहाज चलाते थे। सही बात है, बहुत भरोसेमंद हवाएं मानी जाती थी। फिर आती हैं पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज। जी, ये उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्रों की तरफ बहती हैं, मतलब करीब 35 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच। हाँ, और ये दक्षिणी गोलार्ध में बहुत तेज होती हैं। हाँ, वो गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60, ये सब नाम सुने? सुना हो? बिल्कुल, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जमीन कम है, समुद्र ज्यादा, तो इन हवाओं को रोकने वाला कुछ नहीं है और ये बहुत प्रचंड हो जाती हैं। बाप रे। अच्छा, ये तो हो गई स्थायी पवनें। अब सामयिक पवनें, जैसे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। हाँ, ये रोजाना बदलती हैं, तट के पास महसूस होती हैं। दिन में जमीन जल्दी गर्म होती है तो हवा समुद्र से ठंडी जमीन की ओर आती है, वो हुई सागर समीर। सही। और रात में जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है, समुद्र देर तक गर्म रहता है तो हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है, ये हुई स्थल समीर। बिल्कुल, ऐसा ही पहाड़ों में भी होता है, घाटी समीर और पर्वत समीर, दिनों रात के तापमान के अंतर के कारण। ठीक है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पवन प्रणाली है जिसकी बात जरूर करनी चाहिए, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, हाँ, ये तो काफी सुना है आजकल मौसम की खबरों में। जी, ये असल में वायुमंडल में बहुत ऊपर क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में बहने वाली बहुत तेज हवा की संकरी धाराएं हैं, नदियां जैसी। अच्छा, हवा की नदियां। हाँ, कह सकते हैं। ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। इनकी खोज दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पर हुई थी, जब फाइटर प्लेन्स इतनी ऊंचाई पर उड़ने लगे। और ये नीचे मौसम पर असर डालती हैं? बहुत गहरा असर डालती हैं, जैसे भारत के मानसून को भी ये प्रभावित करती हैं। इनमें जो लहरदार रास्ते बनते हैं ना, उन्हें रॉस्बी तरंगे कहते हैं। ये नीचे मौसम प्रणालियों को गाइड करती हैं। कमाल है। ये तो हुई बड़े पैमाने की पवनें, लेकिन कुछ स्थानीय हवाएं भी तो होती हैं, लोकल विंड्स। जी हाँ, बिल्कुल। ये तापमान और दाब के स्थानीय अंतरों से बनती हैं और किसी छोटे इलाके पर असर डालती हैं। जैसे वो अमेरिका वाली चिनूक। हाँ, चिनूक रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान पर बहती है। ये गर्म और सूखी हवा है। इसे स्नो ईटर यानी हिमभक्षी भी कहते हैं ना, क्योंकि ये बर्फ पिघला देती है। बिल्कुल, सर्दियों में जब ये चलती है तो तापमान अचानक बढ़ जाता है और बर्फ पिघल जाती है। पशुपालकों के लिए अच्छी होती है, चारागाह खुल जाते हैं। वैसी ही ये गर्म हवा यूरोप में भी है, फोन। जी, फोन। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर स्विट्जरलैंड में इसका असर ज्यादा देखने को मिलता है। और एक वो गरम धूल भरी हवा जो सहारा से भूमध्य सागर की ओर जाती है, सिराको। हाँ, सिराको। ये गरम, सूखी और रेत वाली होती है। जब ये इटली पहुंचती है और बारिश होती है तो लाल रेत की वजह से उसे ब्लड रेन या रक्त वर्षा भी कह देते हैं। बाप रे, इसके अलग अलग नाम भी हैं शायद। हाँ, मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली, ट्यूनीशिया में चिली। अच्छा, और ठंडी हवा मिस्ट्रल। हाँ, मिस्ट्रल।
ये फ्रांस की रोन घाटी से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली बहुत तेज और ठंडी हवा है। काफी असरदार होती है ये भी। और एक वो डॉक्टर विंड किसे कहते हैं? वो कहते हैं हरमट्टन को। ये सहारा रेगिस्तान से पश्चिम अफ्रीका के गिनी तट की ओर बहती है। डॉक्टर विंड क्यों? क्योंकि ये सूखी और धूल भरी हवा है। गिनी तट पर उमस भरी गर्मी होती है, तो जब हरमट्टन पहुंचती है तो वो नमी को सोख लेती है और मौसम काफी राहत भरा, स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। इसीलिए क्या बात है। तो मतलब हमने देखा कि कैसे हवा के दबाव का अंतर हवाओं को चलाता है। जी फिर पृथ्वी का घूमना यानी कोरियोलिस बल उन्हें दिशा देता है, बिल्कुल। जिससे व्यापारिक पवने, पछुआ पवने जैसे बड़े वैश्विक पैटर्न बनते हैं। और साथ ही चिनूक, मिस्ट्रल, हरमट्टन जैसी मजेदार स्थानीय हवाएं भी अपना रंग दिखाती हैं। बिल्कुल। और इन सब पैटर्न्स को समझना सिर्फ भूगोल के लिए नहीं, बल्कि मौसम के पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन, खेती, एविएशन, यहाँ तक कि इतिहास को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि पृथ्वी की सारी प्रणालियां कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सही कहा। जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने जिन स्थानीय पवनों की बात की, चिनूक जो बर्फ पिघलाती है, हरमट्टन जो मौसम सुहाना करती है, कभी सोचिएगा कि इतिहास में मानव बस्तियों ने और लोगों की जिंदगियों ने खुद को इन जानी पहचानी मगर ताकतवर स्थानीय हवाओं के हिसाब से कैसे ढाला होगा। जरूर सोचिएगा इस पर। नमस्कार। आज हम भूगोल के कुछ नोट्स देख रहे हैं आर्द्रता और वर्षण पर। जी मकसद है कि ये प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं और मौसम पर इनका क्या असर होता है, इसे थोड़ा समझें। बिल्कुल। तो शुरुआत आर्द्रता से करते हैं, मतलब हवा में जो पानी की भाप होती है, जलवाष्प। हाँ, और ये हर जगह एक जैसी तो नहीं होती। नोट्स में लिखा है कि भूमध्य रेखा के पास हवा में सबसे ज्यादा नमी होती है, जबकि रेगिस्तान और ध्रुवों पर एकदम कम। शायद इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा वाष्पीकरण वहीं होता है, मतलब 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच समंदरों पर। हाँ, बिल्कुल सही। वही सबसे ज्यादा वाष्पीकरण होता है। और हवा कितनी नमी सोख सकती है, ये उसके तापमान पर निर्भर करता है। इसे कहते हैं आर्द्रता सामर्थ्य। अच्छा। फिर हम असल नमी को दो तरह से देखते हैं। एक है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता, हाँ, मतलब हवा के एक तय आयतन में कितनी जलवाष्प है, ये भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होती है। ओके। और दूसरी है सापेक्षिक आर्द्रता। ये बताती है कि हवा में उसकी कुल क्षमता की कितनी प्रतिशत नमी है। अच्छा, और मौसम की भविष्यवाणी ज्यादातर इसी पर निर्भर करती है ना? जी हाँ, बिल्कुल। सापेक्षिक आर्द्रता बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। और कहते हैं कि 30 से 60% सापेक्षिक आर्द्रता हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। हाँ, ये रेंज काफी आरामदायक मानी जाती है। तो अब जब हवा में नमी बहुत बढ़ जाती है और वो ठंडी होने लगती है, तब संघनन शुरू होता है। सही। संघनन यानी जलवाष्प का वापस पानी की बूंदों में या बर्फ के कणों में बदलना। इसके लिए हवा में छोटे छोटे कण चाहिए होते हैं, जैसे धूल, धुआं या समुद्री नमक। इन्हें संघनन नाभिक कहते हैं। अच्छा, संघनन नाभिक। और इसके कई रूप तो हम रोज ही देखते हैं, जैसे सुबह घास पर पानी की बूंदें, वो ओस है। हाँ, वो ओस, ड्यू है। ये ठोस सतहों पर बनती हैं। और अगर तापमान 0 से नीचे चला जाए तो वही भाप सीधे बर्फ बन जाती है, वो पाला या तुषार। बिल्कुल, उसे तुषार या पाला कहते हैं। वो सीधे हिमकणों में बदल जाती है। और कोहरा, वो भी संघननीय है। हाँ, कोहरा जमीन के पास हवा की निचली परतों में बनता है। धूल कणों पर पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें जम जाती हैं। दृश्यता काफी कम हो जाती है। हाँ, 300 मीटर से भी कम कहते हैं। और कुहासा, वो कोहरे से थोड़ा अलग है। हाँ, कुहासे में भी हवा में पानी की सूक्ष्म बूंदें तैरती हैं, लेकिन वो कोहरे जितनी घनी नहीं होती, मतलब थोड़ी दूर तक दिखता है। ठीक है। और शहरों में जो स्मॉग होता है? स्मॉग तो वो कोहरे और औद्योगिक धुएं का एक खतरनाक मिश्रण है, प्रदूषण से बनता है। और संघनन से ही बादल भी बनते हैं। जी हाँ, बादल बनने की प्रक्रिया भी संघनन ही है। नोट्स में कई तरह के बादलों का जिक्र है। सबसे ऊंचे वाले पक्षाब मेघ, सिरिस, वो रुई जैसे दिखते हैं। क्या वो वाकई आने वाले चक्रवात का संकेत होते हैं? अक्सर होते हैं, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर बनते हैं, जहां हवाएं तेज चलती हैं।
ये मौसम में बड़े बदलाव का सूचक हो सकते हैं। अच्छा, और पक्षाभ स्तरी मेघ, सिरोस्ट्रैटिस, वो दूधिया चादर जैसे? हाँ, वो पतली चादर की तरह फैल जाते हैं और कभी-कभी सूरज या चांद के चारों ओर एक प्रभामंडल, एक घेरा सा बना रहते हैं। मैंने देखा है वो। और कुछ मकरेल स्काई जैसे भी होते हैं। हाँ, वो पक्षाभ कपासी मेघ होते हैं, छोटी-छोटी लहरों या दानों जैसे दिखते हैं। और जो थोड़े नीचे नीले भूरे से बादल होते हैं जिनसे बारिश की उम्मीद होती है। वो शायद आप उच्च स्तरीय मेघ की बात कर रही हैं। उनसे हल्की वर्षा या हिमपात की संभावना बढ़ जाती है। ओके। और फिर वो परतदार चादर जैसे बादल जो काफी नीचे होते हैं, स्तरी मेघ। हाँ, स्तरीय मेघ, स्ट्रैटस। ये कम ऊंचाई पर एक समान परत बनाते हैं। इनसे अक्सर हल्की फुहार, ड्रिजल होती है। फुहार। और जो बहुत घने गहरे रंग के विशाल मीनार जैसे दिखते हैं, वो हो सकते हैं वर्षा स्तरीय मेघ। निम्बोस्ट्रैटस। ये बहुत मोटे और गहरे होते हैं और लगातार मध्यम से भारी बारिश करते हैं। और सबसे नाटकीय कौन से हैं? वो फूल गोभी जैसे दिखने वाले कपासी मेघ। हाँ, कपासी मेघ तो बनते बिगड़ते रहते हैं, साफ मौसम में दिखते हैं। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं, तब वो कपासे वर्षा मेघ बन जाते हैं। जिनका फैलाव ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। यही हैं वो असली गरजने वाले बादल, कपासी वर्षा मेघ। ये तेज बौछारें, ओलावृष्टि और तड़ित झंझा पैदा करते हैं। इन्हें तड़ित मेघ भी कहते हैं। बाप रे, काफी खतरनाक। हाँ, ये मौसम का बहुत उग्र रूप दिखा सकते हैं। तो बादल बन गए, अब अगला कदम है वर्षण, यानी पानी का धरती पर गिरना। कभी कभी बारिश की बूंदों के साथ बर्फ के छोटे छोटे कण भी गिरते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सहीम वर्षा कहते हैं। पानी की बूंदें नीचे आते आते जम जाती हैं या बर्फ के कणों से मिल जाती हैं। अच्छा, सही वर्षा। और वर्षा के भी कई प्रकार हैं, जैसे वो भूमध्य रेखा के पास रोज दोपहर में होने वाली बारिश। हाँ, वो संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेन है। दिन में जमीन तेज गर्म होती है, हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है, बादल बनते हैं और जोर की बारिश। इसे 4 o'clock रेन भी कहते हैं। अच्छा, वो 4 o'clock रेन वाली। अमेज़न बेसिन में जैसे। हाँ, बिल्कुल। विषुवतरेखीय प्रदेशों में ये आम है। और पहाड़ों पर होने वाली बारिश? नोट्स कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा इसी तरह होती है, पर्वतीय वर्षा। जी हाँ, पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेन। जब नमी वाली हवा किसी पहाड़ से टकराती है तो उसे ऊपर उठना पड़ता है, ऊपर उठकर ठंडी होती है और बारिश करती है। पहाड़ के जिस तरफ हवा टकराती है, पवनमुखी ढाल, वहां खूब बारिश होती है, और दूसरी तरफ पवन विमुखी ढाल सूखा रह जाता है, जिसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, और चक्रवातीय वर्षा जैसे भारत में सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ से होती है। हाँ, वो चक्रवातीय या वाताग्रीय वर्षा, साइक्लोनिक फ्रंटल रेन का उदाहरण है। जब गर्म और ठंडी हवाएं मिलती हैं तो गर्म हवा ऊपर उठती है और बारिश होती है। ये वर्षा का वितरण भी बड़ा दिलचस्प है। तटों पर ज्यादा बारिश होती है, अंदरूनी हिस्सों में कम। हाँ, क्योंकि तटों पर नमी का स्रोत पास होता है। और नोट्स में ये भी है कि 45 से 60 डिग्री अक्षांशों पर पश्चिमी तटों पर ज्यादा बारिश होती है, पछुआ हवाओं के कारण। बिल्कुल, पछुआ पवनें समंदर से नमी लाती हैं और पश्चिमी तटों पर बारिश करती हैं। जबकि 35 से 40 डिग्री अक्षांशों में स्थिति थोड़ी अलग है। वहां पूर्वी तटों पर ज्यादा वर्षा हो सकती है। अच्छा, और इसे नक्शे पर दिखाने के लिए समवर्षा रेखा यानी आइसोहाइट का इस्तेमाल करते हैं। सही, ये समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा होती है। एक आखिरी सवाल, क्या हम कृत्रिम बारिश भी करा सकते हैं, मतलब बादलों से जबरदस्ती? हाँ, कुछ हद तक ये संभव है। इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कोशिश की थी। अच्छा, कैसे? उन्होंने बादलों पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी सूखी बर्फ या फिर सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायन छिड़के। इनसे बर्फ के क्रिस्टल बनने में मदद मिलती है और बारिश हो सकती है। वाह! और बादलों की दिशा और गति कैसे मापते हैं? उसके लिए एक यंत्र होता है, नेफोमीटर। नेफोमीटर? जी। ठीक है। तो कुल मिलाकर हवा में नमी से शुरू होकर संघनन, फिर बादल बनना और आखिर में बारिश, ये सब प्रक्रियाएं एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हैं। बिल्कुल, ये पूरा जल चक्र है जो पृथ्वी के मौसम और जलवायु को नियंत्रित करता है। और ये समझना कि वर्षा का वितरण कैसे अक्षांश, हवाओं और जमीन के आकार पर निर्भर करता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, और अब सोचने वाली बात ये है, जो आजकल बहुत प्रासंगिक है, कि जलवायु परिवर्तन इन स्थापित पैटर्न को कैसे बदल सकता है। कहाँ ज्यादा बारिश होगी, कहाँ सूखा पड़ेगा, ये भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल है।
नमस्कार। आज हम हवा की दो बहुत ही शक्तिशाली और मतलब विशाल घटनाओं पर बात करेंगे। हाँ, जो हमारे मौसम पर गहरा असर डालती हैं। बिल्कुल। एक तो है वाताग्र, जिन्हें फ्रंट्स कहते हैं, और दूसरे हैं चक्रवात यानी साइक्लोन्स। हमने इसके लिए विश्व भूगोल से जुड़ी कुछ सामग्री देखी है। हाँ, और हमारा मकसद है कि ये जटिल प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं ये समझना। मतलब ये बनती कैसे हैं, कितने तरह की होती हैं और इनका असर क्या होता है। तो शुरू करते हैं वाताग्र से, फ्रंट्स। हाँ, देखिए, वाताग्र असल में कोई दीवार नहीं है। ये वो जगह है जहाँ दो अलग अलग तापमान वाली हवाएं मिलती हैं। अच्छा, और जहाँ तापमान का ये फर्क सबसे ज्यादा होता है ना, वहीं वाताग्र सबसे साफ बनता है। तो मतलब ये हवाओं की एक तरह की सीमा रेखा है। और ये बनती बिगड़ती भी रहती होंगी। बिल्कुल, इनके बनने की प्रक्रिया को कहते हैं वाताग्र जनन या फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटोजेनेसिस। हाँ, और ये तब ज्यादा होता है जब अलग अलग तापमान की हवाएं एक खास तरह से मिलती हैं, जिसे विरूपणी पवन प्रवाह कहते हैं। मतलब हवाएं एक दूसरे की तरफ आकर खींचती हैं। और ये खत्म कैसे होती हैं? वो होता है वाताग्र क्षय, फ्रंटोलिसिस। जब ये हवाएं ऐसे इलाकों में जाती हैं जहां वो फैलने लगती हैं, मतलब तापमान का अंतर कम हो जाता है, तो वाताग्र खत्म हो जाता है। अच्छा, और ये कितने तरह के होते हैं? मुख्य रूप से 4 हैं: शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र और स्थायी वाताग्र। शीत और उष्ण में क्या बड़ा फर्क है? देखिए, शीत वाताग्र में ठंडी हवा भारी होती है, तो वो तेजी से गर्म हवा को ऊपर धकेल देती है। इससे मौसम अचानक बदलता है, तेज बारिश, कभी कभी तूफान भी। जबकि उष्ण वाताग्र में गर्म हवा हल्की होती है, तो वो धीरे धीरे ठंडी हवा के ऊपर चढ़ती है। इसमें मौसम धीरे धीरे बदलता है, हल्की फुहारें लंबे समय तक हो सकती हैं। और वो तीसरा वाला अधिविष्ट, वो क्या है? अधिविष्ट वाताग्र या ओक्लूडेड फ्रंट तब बनता है जब एक तेज चलने वाला शीत वाताग्र पीछे से आकर धीमे चल रहे उष्ण वाताग्र को पकड़ लेता है। और वो बीच की गर्म हवा को पूरी तरह से जमीन से ऊपर उठा देता है। इसका मौसम काफी मिला जुला और जटिल हो सकता है। दुनिया में ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां ये वाताग्र ज्यादा बनते हैं? हाँ, कई जगह हैं। जैसे आर्कटिक प्रदेश है, फिर मध्य अक्षांशों में जहाँ ठंडी ध्रुवीय हवा और गर्म उष्णकटिबंधीय हवा मिलती है, वो ध्रुवीय वाताग्र प्रदेश कहलाता है। ये सर्दियों में ज्यादा सक्रिय होता है। अच्छा। और एक बहुत महत्वपूर्ण है अंतः उष्णकटिबंधीय वाताग्र, ITCZ, सुना होगा। ये भूमध्य रेखा के पास बनता है, जहां व्यापारिक पवनें मिलती हैं। इससे खूब बारिश होती है। इसका भारत से भी कोई लेना देना है? हाँ, बिल्कुल है। जो सर्दियों में हमारे यहाँ उत्तर भारत में बारिश होती है ना, वो अक्सर भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की वजह से होती है। और ये चक्रवात इन्हीं वाताग्रों के सहारे बनते हैं। अच्छा, तो ये वाताग्र और चक्रवात आपस में जुड़े हुए हैं? चलें, अब चक्रवातों पर आते हैं। ये क्या होते हैं? चक्रवात मतलब साइक्लोन। आसान भाषा में कहें तो कम वायुदाब का एक घूमता हुआ केंद्र है। हवाएं बाहर के ज्यादा दबाव वाले क्षेत्र से अंदर कम दबाव वाले केंद्र की ओर चक्कर काटती हुई आती हैं। और इनकी घूमने की दिशा भी अलग होती है। हाँ, उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई के विपरीत घूमते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। इनके भी प्रकार होते होंगे, जैसे आपने अभी बताया, जिनसे सर्दियों में बारिश होती है। हाँ, वो थे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन्स। ये मध्य अक्षांशों में, मतलब करीब 35 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच बनते हैं। अच्छा। ये अक्सर ध्रुवीय वाताग्र से जुड़े होते हैं। जमीन और पानी दोनों पर बन सकते हैं। और ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। और इनकी ऊर्जा कहाँ से आती है? इनकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत हवा के तापमान में क्षैतिज अंतर होता है, मतलब गर्म और ठंडी हवा का मिलना। और वो दूसरे वाले जो ज्यादा तबाही मचाते हैं, हाँ, वो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये कर्क और मकर रेखा के बीच बनते हैं, लेकिन सिर्फ गर्म समुद्रों पर। समुद्र का तापमान कम से कम 26-27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये जमीन पर नहीं बनते? नहीं, सिर्फ समुद्र पर। इनकी असली ताकत आती है समुद्र की गर्म नम हवा से। जब ये हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है और बादल बनाती है, तो उसमें से गुप्त ऊष्मा निकलती है। वही इनकी ऊर्जा है। और इनकी हवा की रफ्तार बहुत तेज होती है ना? हाँ, बहुत तेज। ये बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। और ये आमतौर पर पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। इनमें वो एक शांत जगह भी होती है बीच में, आंख कहते हैं शायद। बिल्कुल सही, चक्रवात की आंख, आई ऑफ द साइक्लोन। केंद्र में हवा नीचे उतरती है, इसलिए वहां मौसम बिल्कुल शांत होता है। आसमान साफ भी हो सकता है। लेकिन उसके ठीक बाहर? उसके ठीक बाहर होती है आई वॉल,
जहां हवा की रफ्तार सबसे ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा बारिश और तबाही वहीं होती है। और जैसे ही ये जमीन पर आते हैं? जमीन पर आते ही इनका ऊर्जा स्रोत यानी गर्म समुद्र का पानी खत्म हो जाता है, तो ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। और हाँ, इनमें वाताग्र नहीं होते। दुनिया भर में इनके अलग अलग नाम भी हैं, कहीं हरिकेन, कहीं टाइफून। हाँ बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विली विली कहते हैं, चीन सागर के पास टाइफून, अटलांटिक महासागर और पूर्वी प्रशांत में हरिकेन, और हमारे हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवात। टोर्नेडो भी कुछ ऐसा ही होता है? टोर्नेडो इनसे अलग है, वो बहुत छोटे इलाके में लेकिन बहुत ही ज्यादा तेज घूमने वाली हवा का बवंडर होता है। खासकर अमेरिका के मैदानी इलाकों में बनते हैं। उनकी तीव्रता फुजीटा स्केल से मापते हैं। और हरिकेन की? हरिकेन की तीव्रता या उससे होने वाले नुकसान का अंदाजा सैफर सिम्पसन स्केल से लगाया जाता है। एक सवाल मन में आ रहा है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात दक्षिणी अटलांटिक या दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में क्यों नहीं बनते? उसका मुख्य कारण है कि उन इलाकों में समुद्र की सतह का पानी ज्यादातर ठंडा रहता है और इन चक्रवातों को बनने के लिए गर्म पानी चाहिए होता है। समझ गया। अच्छा, चक्रवात का उल्टा भी तो कुछ होता है, प्रतिचक्रवात? हाँ, प्रतिचक्रवात यानी एंटी साइक्लोन। ये उच्च वायुदाब का केंद्र होता है। इसमें हवा केंद्र से बाहर की ओर निकलती है। और इसमें मौसम कैसा रहता है? इसमें हवा ऊपर से नीचे उतरती है तो बादल नहीं बन पाते। मौसम बिल्कुल साफ शांत रहता है, इसीलिए इन्हें कभी कभी मौसम रहित परिघटना भी कह देते हैं। आखिर में एक बात और, हाँ, इन बड़े बड़े तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं? कौन रखता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम रखने की एक व्यवस्था है जिसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO देखता है। अच्छा। पहले मतलब 1979 तक सिर्फ महिलाओं के नाम रखे जाते थे, लेकिन अब पुरुष और महिला दोनों के नाम बारी बारी से इस्तेमाल होते हैं। और अगर कोई तूफान बहुत ज्यादा तबाही मचाए तो उसका नाम रिटायर कर दिया जाता है, मतलब कुछ सालों तक दोबारा इस्तेमाल नहीं होता। हमारे हिंद महासागर क्षेत्र के लिए कौन नाम चुनता है? इस क्षेत्र के लिए 8 देश मिलकर नामों की सूची तैयार करते हैं। भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। भारत ने भी कई नाम सुझाए हैं, जैसे अग्नि, आकाश, बिजली, लहर, मेघ, सागर, वायु वगैरह। तो कुल मिलाकर ये हवा, तापमान, दबाव और पृथ्वी के घूमने का एक बहुत बड़ा जटिल खेल है जो हमारे मौसम को बनाता बिगाड़ता रहता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ वैज्ञानिक शब्द नहीं है, ये पृथ्वी पर ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली विशाल प्रणालियां हैं। इनका असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। हाँ, ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि कैसे ये हजारों किलोमीटर में फैली चीजें हमारे घर के बाहर के मौसम को तय करती हैं। और अब जिस तरह मौसम बदल रहा है, इनकी सटीक जानकारी और भविष्यवाणी आपदा से बचने के लिए कितनी ज्यादा जरूरी हो गई है। आज हम बात कर रहे हैं भारत की राष्ट्रीय आय पर।